जेन जी भी बहुत रिलेटेड, जी जी, जो कि हमको लगता है कि आजकल वो जनरेशन है जो जिनके लिए प्यार व्यार का मतलब जो है वो अलग ही है, उनके लिए वो बेंचिंग और पता नहीं क्या क्या, ये रिलेटेबिलिटी आपने एक्सपेक्ट की थी? मतलब सर ये बहुत बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। मुझे लग रहा था कि ये होगा, कि ये जो जनरेशन है ना इसको बहुत नकारा समझते हैं। ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड जनरेशन है कि इनको दिल में प्यार नहीं होता, ये बहुत ट्रांजैक्शनल हैं, मोहब्बत भी ऐसे करते हैं जैसे व्यापार कर रहे हैं। मतलब आजकल तो बॉडी काउंट एक शब्द बहुत यूज होता है, बॉडी काउंट कि एक बहुत फ्लेक्स करते हैं वो कि मेरा बॉडी काउंट इतना है, तेरा बॉडी काउंट दिस इज, मतलब जेनजीज के बीच में ये डिस्कशन होता है। हम लोग तो क्या, हाउएवर ये जो जेनजीज है ना, ये मुझे लगता है बहुत मिसअंडरस्टूड जनरेशन है। पुराने जमाने की मोहब्बत भी दिखती है जेनजी को, और उनकी आंखों में आप देखना सर, उसमें ना ऐसा लगता है कि काश ये हमें मिल जाए। जेनजी के लिए कुछ आपको लगता है आपको बनाना चाहिए? जेनजी को ना ये नहीं बताना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि जेनजी को आप बताएंगे ये करो तो वो नहीं करेगा। यस यस यस। इम्तियाज अली से अगर मिलेंगे इम्तियाज अली, तो इम्तियाज अली से क्या कहेंगे इम्तियाज अली? मैं कहूंगा कि चाय पीते हैं यार। चलो चाय बनाओ, सुना है चाय बड़ी अच्छी बनाते हो, और है भी तुम्हारे पास, तुमने संदूक के अंदर डाल के रखी है, वो वाली पिलाओ जो अच्छी वाली है ना। आपकी हर फिल्म में किरदार कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, यहाँ पे भी नसीर साहब ढूंढ रहे हैं। अगर मैं पूछूं इम्तियाज अली जिंदगी में क्या ढूंढ रहा है? मैं ऐसी कहानी ढूंढ रहा हूँ, ऐसी फिल्म ढूंढ रहा हूँ जो मैं बना सकूं, जो पॉजिटिव, होपफुल, एक्सिलरेशन और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस पिक्चर लोगों के लिए। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर फिल्म मेकर। हम लोग अपना काम करते हैं, हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है कि कोई आदमी इतना मूव हो जाए कि नो यू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, यू ब्रिंग इमोशन टू पीपल। आपने इश्क को हमेशा ना अलग अलग तरीके से दिखाया, रॉकस्टार में अलग दिखाया, जब भी मेट में अलग दिखाया। ये वाला जो इश्क है, ये भी एक तरह की मोहब्बत है कि अपने दिल के अंदर किसी चीज को इतने सालों तक रखना। 75 साल तक, 78 हाँ, टू की साइड 78 सालों तक रखना। नसीर साहब जैसा एक्टर जब इस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्या उनसे बात होती है, उनको कोई फर्क पड़ता है, या उनको लगता है हाँ ठीक है मैंने कर दिया? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है उनको, बहुत फर्क पड़ता है। वो बिल्कुल वैसे एक्टर हैं जिनको फीडबैक चाहिए, जिनको डायरेक्शन चाहिए। हर अच्छे एक्टर को ज्यादा डायरेक्शन चाहिए होता है। सर आपने बहुत जोर से बोल दिया है। तो हाँ बोला, मैंने जोर से तो नहीं बोला। मैंने तो बहुत सॉफ्टली बोला। सर आपकी फिल्में हम सब पे बहुत असर डालती हैं, और ये आप भी जानते हैं कि असर डालती हैं। फिल्म्स हैव चेंज्ड सिनेमा, हैव चेंज्ड लाइव्स। इस बार जब मैंने आपकी फिल्म देखी तो मैं तो इमोशनल हुआ, बट जब मैंने देखा कि आप थिएटर गए, सामने आपके एक शख्स जो था, वो उसके अंदर एक ऐसा, मैं अभी भी गूज़बम्स आ रहे मुझे देख, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ मैं कितने डिग्री पे जोड़ूं या मैं क्या करूं। मतलब वो आई कुड सेंस इन योर आईज, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ जब एक फिल्म मेकर पहुंच जाता है तो क्या फीलिंग्स रहती हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि हमने तो फिल्म बनाई है, बट जो बंदा है जो वहाँ पे इतना मूव्ड हो गया, उसके इमोशन रियल हैं, उसके लिए तो वही जिंदगी है। वो जो मोमेंट है दैट वो पब्लिक में इस तरह से फील कर रहा है, सो आई गेट ओवरवेल्म्ड एंड आई डोंट लाइक, आई वैल्यू समबडी फीलिंग लाइक दैट, यू नो। बहुत बड़ी चीज़ है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपना काम करते हैं, हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है कि कोई आदमी इतना मूव हो जाए। तो मुझे लगता है कि यार इसको मैं कैसे, it's not even a compliment, you know, it is just a, I also feel similarly, I also get emotional because I feel that यार इस लेवल पे कोई मूव हुआ है, it's a blessing, you know, it's a blessing. I feel that as a director, what is my job? मतलब मैं एक बार, मेरी एक आर्ग्यूमेंट हुई थी एक टैक्सी ड्राइवर से। मैं उसको कह रहा था कि जो मैं डायरेक्शन करता हूँ ना, ये कोई ख़ास काम नहीं है। अगर राइटर स्क्रिप्ट लिख लेगा, कैमरामैन फ्रेम लगा देगा, एक्टर्स ने कर देनी है एक्टिंग, एडिटर एडिट कर लेगा, बन जाएगी फिल्म। मेरा एक एक्स्ट्रा है। तो उसने ना मुड़ करके मुझसे कहा था कि नो, यू डू अ वेरी इम्पोर्टेंट जॉब, यू ब्रिंग इमोशन टू पीपल। यस, यू नो, सो मुझे लगा कि ये काम, एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट हैज बीन हैपनिंग। और ये फिल्म मीडिया ने वेडनेसडे को देखी,
हमको था कि फ्राइडे को आप रिव्यू आउट कर सकते हो, सडनली थर्सडे को आया कि वी हैव लिफ्टेड द एम्बार्गो, और उसका रीजन ये था कि वन जर्नलिस्ट कॉल्ड यू एंड ही वाज सो इमोशनल, तो उसने कहा कि सर आप अलाउ कर दीजिए, तो ये हुआ था। जी, बिकॉज मुझे लगा कि देखिए अब क्या होता है ना कि इस तरह की जो फिल्म है, जो भी आप फिल्म, मुझे लगता है पब्लिसिटी जो होती है ना फिल्म की, वो फिल्म के अंदर ही होती है। एब्सोल्युटली। कि अगर फिल्म आपकी अच्छी है या फिल्म में लोगों को पसंद आ रही है, लोग उससे मूव हो रहे हैं, तो वो बात फैलेगी। और जो जो मीडिया होता है ना, वो भी तो लोग ही होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, Absolutely. राइट? सो वो भी फैला सकते हैं। तो हमने सोचा कि व्हाई होल्ड इट बैक टिल थर्सडे फ्राइडे, लेट देम टॉक अर्ली इनफ। सो वो उसी वजह से आई थिंक क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे बाय वर्ड ऑफ माउथ द फिल्म इज आल्सो डूइंग बेटर एंड बेटर ईच डे। सो होपफुली द अप ट्रेंड विल कंटिन्यू। मैं जब फिल्म देखी तो मेरे बिल्कुल पीछे साथ वाली सीट पे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, जी। तो वो फिल्मों को बहुत क्रिटिकल तरीके से देखते हैं, तो जैसी फिल्म खत्म हुई तो उन्होंने ताली एकदम बजाई। ताली बजाई कि मतलब यार, एंड ही वाज बहुत भरे हुए थे कि मतलब, जो कि नॉर्मली हम आजकल जब फिल्में देखते हैं सर, हम फ्रस्ट्रेट ज्यादा होते हैं हाँ, एज जर्नलिस्ट। हम फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं कि यार कि हमारे 2-2.5 घंटे बर्बाद हो गए, ठीक है, हाँ। क्योंकि आजकल फिल्में उतनी मूविंग फिल्में नहीं बनती हैं जो आपको ताली बजाने पे मजबूर कर दें, या फिर आपको इतना ज्यादा मूव कर दें कि यार आप मतलब यू सेड कि हाँ कुछ। और मुझसे भी जब किसी ने पूछा, इस सेड कि आई एम स्टिल प्रोसेसिंग कि मैंने क्या देखा, तो एक 95 साल का शख्स, ये मतलब हाउ यू थॉट कि ये कहानी बनानी है मुझे, पार्टीशन भी है उसमें, और पार्टीशन आपने जिस तरह से दिखाया है, मतलब एक शॉट तो मैंने जिसमें द ग्रैंड मदर वो Yeah. मतलब वो देखना, मतलब इट वाज हाँ, बहुत खौफनाक। वो खौफनाक सा है। तो हाउ यू थॉट ऑफ दिस स्टोरी कि मैं, आपने इश्क को हमेशा ना अलग अलग तरीके से दिखाया, रॉकस्टार में अलग दिखाया, जब वी मेट में अलग ये वाला जो इश्क है, ये हाउ यू ये थॉट? पंजाब में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टीशन अपनी आंखों से देखा है। वो भी ऐसे ही हैं, 95 इयर्स के हैं, 92 इयर्स के हैं, लेट 80s के हैं। विनोद नागपाल हमारी पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने खुद पार्टीशन अपनी आंखों से देखा है, जो पाली दादा का रोल कर रहे हैं, नसीर जी के छोटे नसीर भाई। जी के छोटे भाई जो बने हैं। तो ऐसे लोगों से बात करके ना कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हमारा नैरेटिव है पार्टीशन को लेकर के, ऑब्वियसली जो हुआ था उसके आंकड़े हमारे सामने हैं। मैंने तो बहुत रिसर्च किए, मुझे तो मतलब डिटेल में पता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। मगर इसके बावजूद जब मैं लोगों से बातें करता था तो ना वो एक नया पहलू खुलता था, और मुझे लगा ये भी एक तरह का इश्क है, ये भी एक तरह की मोहब्बत है कि अपने दिल के अंदर किसी चीज़ को इतने सालों तक रखना। 75 साल तक, 78 हाँ, to be precise, 78 yes. सालों तक रखना के, और उसी मोहब्बत को रखना, वही, और ख्वाहिश ये कि मैं वापस जाऊंगा, मैं अपना घर देखूंगा, मैं अपनी गली देखूंगा, वो पेड़ जो है जो अमरूद का था या वो फूलों का था, या वो नदी का किनारा, रावी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इस मोहब्बत के साथ लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बिताई। और मुझे लगा कि ये बात जो है ना, ये अभी तक आई नहीं है, और ये जनरेशन ख़त्म होती जा रही है जिन्होंने पार्टीशन देखा है। हम लोगों ने जो पहला शो किया था दिल्ली में, किसी ने नई फिल्म देखी थी, पहला जो शो किया था ना वो पार्टीशन वेटरन्स के लिए किया था, क्योंकि मैं कहना चाह रहा था कि देखिए आप लोगों की कहानी है, और हम एज यंगर देन यू, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ था, ये जुल्म जो अक्सर दुनिया कर देती है हम लोगों के ऊपर, और हमें एहसास है कि आप लोग इससे गुजरे हैं। और नफ़रत का पैगाम इन लोगों ने नहीं फैलाया है उस वक्त, मतलब एक पॉजिटिव गुड इमेज, अ लव इन देयर हार्ट्स, दिस इज़ व्हाट हैज़ कैरीड देम थ्रू द ट्रेजेडी। सो आई थॉट बननी चाहिए ये फिल्म बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा सर, नसीर सर का जो कैरेक्टर रहा, ही इज ऑन बेड, जी, ब्रेन स्ट्रोक उनको आता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को भी ये प्रॉब्लम हुई थी साल भर पहले, एंड स्टिल रिकवरिंग। ओके। तो वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा उससे रिलेट कर रहा था जी, ना जी, कि जी, मतलब वो जिस तरीके से ये जो पेशेंट्स हैं ये बात करते हैं, जी, 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 इस जी, तरीके से, ये जो कैरेक्टर था, जी, ये जी, आपने जी। उनसे, मैं इसकी थोड़ी डिटेल जानना चाहूँगा कि कैसे करवाया, बिकॉज वो आई थिंक मैं इसलिए ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ कि लोगों को लगेगा अच्छा बीमार बंदा है, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी वो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, बट वो एक एक नुआंस जो था ना, जी, जी। मैं वो सेंस कर पा रहा था कि हाँ कहीं वो मार्च पे पहुंच रहे हैं, कहीं वो कुछ कर रहे हैं, ये कैसे, और बिकॉज
when you have an actor like Nasiruddin Shah who is मतलब legend, Yeah. तो कैसे ये जो एक डायरेक्टर और ऐसे एक्टर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इंदरजीत जेजी साहब हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, और वो बहुत ही इज़्ज़तदार इंसान है। उन्होंने बहुत ही प्रोलिफिक ज़िंदगी जी है। 95 इयर्स के हैं, 97 इयर्स के हैं आज। एक्चुअली परसों उनका जन्मदिन, 20 तारीख को उनका भी जन्मदिन है। एंड उनसे मैं मिलता रहता हूँ क्योंकि उनसे फ्रेंडशिप है हमारी, उनके फैमिली से। वो इसी तरह से ना कभी कभी उनके दिमाग में एक वहम सा आता है और उनकी बातें थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो जाती हैं। इसी तरह से चांद की बातें करना और कन्विक्शन से बातें करना, कभी कभी लोगों को ना पहचानना फिर वापस पहचान लेना, ये सारी चीज़ें, उनकी अदा उनकी डिग्निटी और उनकी अकड़ कि मैं मदद नहीं लूँगा, आप प्लीज़ हाथ हटा लीजिए। एक सीन है, आपने देखा होगा, नसीर को मदद करनी को नहीं हाथ ना लगा, यू नो दैट। एंड उसके अलावा वो कहानी जो उनके दिमाग में चल रही है, तो मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया, उनके वीडियोस भी बनाए हैं। उन्हीं पर हम लोगों ने नसीर साहब का जो लुक है ना वो डिज़ाइन किया है। शोमा हमारे साथ जो काम करती है लुक में, उसने पूरे प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ वही वाली लुक बनाई है नसीर साहब की जो इंदरजीत जी की है। एंड फिर वो एक्टिंग, फिर मैंने वीडियोस लिए हर तरह से, फिर नसीर को दिखाया कि ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इस तरह से ना वो थोड़ा सा एक हम नसीर को भी एक रियलिस्टिक एक आइडिया मिला, एक रेफरेंस मिला कि किस दिशा में जाना है। एंड द रेस्ट ऑफ कोर्स नसीर इज़ नसीर। एंड उनके साथ फिर मैंने ये इन चीज़ों को छोड़ा। फिर जब वो आते थे सेट पे तो ये सब लेकर के आते। मैंने ये कहीं पे पढ़ा, क्योंकि इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, आप तक उतनी चीज़ें शायद नहीं पहुंचती होंगी बिकॉज इट्स लॉट, कि उस बंदे ने लिखा कि जैसे जो जब सरदार जो थोड़ा एजेड हो जाते हैं तो वो जब बोलते हैं ना तो कुछ कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते, बिकॉज उसका रीज़न होता है कि वो दाढ़ी मूछें बहुत ओवरग्रो कर जाती हैं। तो वहाँ मैंने बहुत उसको लगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छा किया नसीब ने, बिल्कुल, मतलब उन्होंने वैसा ही किया जैसा एक 95 साल का शख्स जो, अच्छा जब नसीर साहब जैसा एक्टर जब इस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्या उनसे बात होती है, उनको कोई फर्क पड़ता है या उनको लगता है हाँ ठीक है मैंने कर दिया? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है उनको, बहुत फर्क पड़ता है। वो बिल्कुल वैसे एक्टर हैं जिनको फीडबैक चाहिए, अच्छा। जिनको डायरेक्शन चाहिए। हर अच्छे एक्टर को ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए होता है। एक्टर जो जितना भी अच्छा वो डायरेक्शन का काम नहीं करता, वो मतलब मेरे ख्याल से एक्टर को ना वो अच्छा होता है जो छोड़ देता है अपने आप, फिर वो फ्लो करता है। जैसे इसमें एक मज़े की बात ये थी कि हम एक सीन कर रहे थे जिसमें उनको कहना था, मतलब हमें सुनाई ना दे ऐसे कहना था। मगर नसीर की प्रोजेक्शन वगैरह इतनी स्ट्रांग है ना, मतलब वो बचपन से थिएटर कर रहे हैं और उनकी थ्रो इतना स्ट्रांग है। तो मैंने कहा था कि आप जिया इतने सॉफ्टली बोलना कि दिलजीत सुन ना पाए, तो वो कहेगा क्या क्या। तो उन्होंने कह दिया, दिलजीत ने बोला कौन है दादाजी कौन है, तो नसीर ने कहा जिया। मैंने कट किया और फिर मैं आया उनके पास, मैंने कहा कि सर आपने बहुत ज़ोर से बोल दिया है। तो कहाँ बोला मैंने, ज़ोर से तो नहीं बोला मैंने तो बहुत सॉफ्टली बोला। तो ऐसे नहीं सर आपने मतलब मुझे, मैं वहाँ था, वहाँ मुझे सुनाई दे गया। नहीं पता नहीं तुम्हें, क्योंकि तुमने लिखा है तो तुम्हें पता है। ऐसे नहीं दिलजीत आपको सुनाई दिया ना। वो शॉक्ड हो गया कि मेरे पर क्यों डाल रहे हो। वो बाद में बोलता है कि अरे मेरे को सडनली लगा कि अब मेरे पे आ रहा है। तो उसने बोला नहीं मैंने तो लिया ही नहीं तो एनीवे उसने उस तरह से, सो बट देवर बहुत सारे। अच्छा ये फीडबैक भी आ रहा था मुझे कि अक्सर समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, अक्सर सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहे हैं। अब मैंने सोचा, जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि एक 95 इयर्स का आदमी है जिसको इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे इतनी क्लियरली बोलेगा। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा है इशू है, बट मैंने सोचा कि इसको थोड़ा रियलिस्टिक रखते हैं। मुझे ना जनता पे ये भरोसा है ना कि हर के घर में कोई बुजुर्ग है, हर ने किसी ना किसी को देखा है, तो उनको पता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस तरह से बात करते हैं, सब कुछ सुनाई नहीं देता है। मगर मैंने ये चीज़ मेंटेन की है कि जो ज़रूरी चीज़ है वो सुनाई दे जाए, चाहे उसको दिलजीत रिपीट कर देगा या फिर वो प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने हाँ नहीं ये प्रॉब्लम मतलब मुझे नहीं लगी कि कुछ चीज़ समझ, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि दूसरा एक्टर उस चीज को रिपीट कर देगा या किसी भी वो चीज हमें क्लियर, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे ही नहीं कि उनको, अगर उनको सब कुछ याद है और अगर वो सब कुछ
वो तो कायदे से बोल खुद रहे हैं चले तो जाएंगे फिर वीजा लेके, फिर तो कहानी का मुझे लगता है कि मतलब ही नहीं रह जाएगा। जी, जी, अच्छा, इसके साथ जेन जी भी बहुत रिलेट, जी जी जो कि हमको लगता है कि आजकल वो जनरेशन है जो जिनके लिए प्यार व्यार का मतलब जो है वो अलग ही है, उनके लिए वो बेंचिंग और पता नहीं क्या क्या, आजकल तो बहुत सारे ब्रेड टर्म, क्रमिंग। हाँ कुछ कुछ आ गए हैं वो, मतलब हमको तो नहीं समझ में आते हैं। तो ये रिलेटेबिलिटी आपने एक्सपेक्ट की थी मतलब? सर ये बहुत बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। मुझे लग रहा था कि ये होगा, बिकॉज मुझे यकीन है, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में ये कहा है कि ये जो जनरेशन है ना, इसको बहुत नकारा समझते हैं। ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड जनरेशन है कि इनको दिल में प्यार नहीं होता, ये बहुत ट्रांजैक्शनल हैं, मोहब्बत भी ऐसे करते हैं जैसे व्यापार कर रहे हैं। मतलब आजकल ये तो जो बॉडी काउंट एक शब्द बहुत यूज होता है, बॉडी काउंट कि एक बहुत फ्लेक्स करते हैं वो हाँ, कि हाँ। मेरा बॉडी काउंट इतना है, तेरा बॉडी काउंट ओह, कितना है। ओके, तो दिस ओके, इज मतलब जेनजीज के बीच में ये डिस्कशन होता है। हम लोग तो क्या, हाउएवर ये जो जेंजीज है ना, ये मुझे लगता है बहुत मिसअंडरस्टूड जनरेशन है। आप देखना कभी थिएटर में जाके, मैं तो जाता हूँ थिएटर में जा करके देखना कि लोग जो देख रहे होते हैं ना पिक्चर, मैं वापस आऊँगा, सबसे गौर से जो है ना वो जेंजीज ही देख रहे होते हैं। उनको क्या दिखता है वहाँ पे, यू नो द उनको दोनों तरह का यूथ दिखता है। उनको अभी कंटेम्प्रेरी दिलजीत दोसांझ भी दिखता है जो अभी का बंदा है और जो अभी मतलब कमिटमेंट फोबिक है, जो किसी भी मामले में पक्का नहीं रह पा रहा है, राइट, जो एक थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड सा बंदा है। उनको पुराने ज़माने की मोहब्बत भी दिखती है जेंजी को, और उनकी आंखों में आप देखना सर, उसमें ना ऐसा लगता है कि काश ये हमें मिल जाए, काश हम ऐसे हो, ये सब जो है ना कि नेगोशिएशन ना करना पड़े, और एक कुछ कोई हो जिसके साथ में अपनी ज़िंदगी बिता लूँ, या ऐसा इजी रहे मेरे लिए। सो आई फील दैट आपने देखा होगा जैसे कि ओल्ड पुराने ज़माने के गाने कैसे यूथ पसंद करता है, यू नो, एक नए अरेंजमेंट के साथ पुराने ज़माने के अनप्लग्ड वर्जन्स जो होते हैं, अनप्लग्ड वर्जन होते हैं, लोग सुनते हैं। उसी तरह से जो ये यंग क्राउड है, जो जेनजी क्राउड है, जो यूथ है आज का, वो धीरे धीरे अब ना वो सिनेमा थिएटर में आ रहा है, मैं वापस आऊँगा देखने के लिए, एंड दे आर रिलेटिंग एंड दे आर टेकिंग बैक मोर देन द ओल्डर जनरेशन। इन लोगों को पता भी नहीं है कि पार्टीशन क्या था, शायद सुना होगा कभी, बट आजकल ना ये ना नॉलेज ओरिएंटेड जनरेशन नहीं है। ये फ़ोन उठा करके अभी एक सेकंड में पता कर लेगा कि पार्टीशन क्या था। इनको आपसे मुझसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वेरी फ्लेक्सिबल जनरेशन। मुझे बहुत खुशी है कि ये क्राउड पिकअप कर रहा है धीरे धीरे। कल मंडे था, कल सुबह की बुकिंग हुई, मतलब वो जो कॉलेज जाने वाला क्राउड होता है ना, उसने आना शुरू कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो जेन जी किसी से बातचीत हुई आपकी, फीडबैक किसी ने? जी, जेन जी वाले ही मेरे आसपास। वो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने आपसे क्या कहा। दैट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। सो एक बात उन्होंने ये कही कि मतलब इट्स, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि आई विश हमारा भी ऐसे ही होता, एंड एक्चुअली हम लोग भी यही सब करते हैं, बट अभी हम लोग फ़ोन पे करते हैं। ये जो स्टांसिंग है ना, जैसे आपने देखा होगा जिस तरह से जिया अपना एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कीनू के सामने, जिस तरह से उसको बहाने से बुला रही है, यू नो, एंड अभी क्या है कि जेनजी के टर्म्स हैं इन चीज़ों की, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे थे कि उस ज़माने में भी वही चलता था, बट हमारे तरीके अलग हैं। सो दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर देम। बट अपार्ट फ्रॉम जस्ट लव, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट इसमें ना कुछ सिग्निफिकेंस है, एक हिस्ट्री है, एक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो उन लोगों ने उस तरह से समझी नहीं थी ना, वो एक मीनिंग जो है ना पिक्चर की, वो लोग ले जा रहे हैं। बिकॉज ऑल द जेंसीज, ये जो जनरेशन है, अपने दादा नानाओं से बहुत क्लोज है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत क्लोज हैं ये लोग। सो दे आर रिलेटिंग दैट वे ऑल्सो कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, ज़रूरी नहीं है कि पार्टीशन वाली फैमिली हो वो है तो ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है, मगर ज़रूरी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हाँ मेरे दादा कुछ ऐसे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, नाउ आई विल स्पेंड बेटर टाइम विद देम। So the family thing and the history thing also the younger people are taking back much better. तो अब जेनजी के लिए कुछ आपको लगता है आपको बनाना चाहिए जिससे कि जेनजी को एक मोहब्बत का नया रास्ता जो है वो मिले, जो पूरी तरह उन पे फोकस्ड हो? नहीं, मुझे लगता है कि जेनजी को ना ये नहीं बताना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि जेनजी को आप बताएंगे ये करो तो वो नहीं करेगा। यस यस यस। और हम भी तो ऐसे ही थे यार, अब भी ऐसे ही हैं, अब भी ऐसे ही। हमें कोई बोले कि ये करना है तो थोड़ी हम करेंगे।
द पॉइंट इज दैट उनको मतलब जो मेरे पास है कहने को ना वो मैं कहूँ, और वो उसमें देख लें, वो डिसाइड कर लें, वो चुन लें और फिर डिसाइड करें कि उनको कैसे जीना है। जैसे ये फिल्म है, मुझे लगता है ये फिल्म जेनजी के लिए है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैं जेनजी दिखा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जेनजी ये फिल्म देखो और इससे तुमको जो भी सिग्निफिकेंस लगे, जो भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर इमोशनली अटैच हो रहा है, उसको ले जाओ। अच्छा, नसीर साहब, दिलजीत तो कमाल के एक्टर्स हैं, सीजन्ड एक्टर हैं, मतलब मुझे सरप्राइज किया वेदांग रैना ने, जी। शर्वरी ने, बिकॉज वो जो कैरेक्टर था पार्टीशन के टाइम का कैरेक्टर, जी। मतलब वो हमें वो फील हुआ कि ये लोग जो हैं ये उसी वक्त के लोग हैं, जिस जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो साइकिल चलाना और ये वो, तो हाउ यू चोज देम, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तरफ आपके पास इतने दिग्गज लोग हैं, दूसरी तरफ कंपैरेटिवली यंग पीपल, उनका सिलेक्शन देखिए, किस तरह एक से तो किया? ये कि ज़रूरी था कि ये यंग हो, क्योंकि वो अपने टाइम के Absolutely. जो अब जेनजी हैं वो हैं, हम्म। तो मुझे वो 20 साल के आसपास का इनको दिखाना था कि कॉलेज में हैं, मतलब 18 ही साल के हैं। हम अगर कैलकुलेशन करें ना तो 78 प्लस 18 इज लाइक 96, राइट? 96, सो वो 96 ईयर्स के होंगे। सो उस उम्र का हमें 18-20 साल लगने वाले लोग चाहिए थे, तो वो तो दिग्गज एक्टर्स यूजुअली हो नहीं सकते, वो तो यंग एक्टर्स ही होंगे। तो जो आज के ज़माने में मुझे अच्छे एक्टर्स लगे और जो सूटेबल लगे, मैंने उनको कास्ट किया। शर्वरी क्योंकि उसके अंदर वो एक्सूबरेंस थी जो मुझे लगा जिया के लिए सूटेड है और वेदांग बिकॉज उसके अंदर वो अर्नेस्टनेस थी कि मैं मतलब एक सच्चा बंदा है, सच्चा बंदा है, तो वो मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा वेदांग के अंदर। तो इस वजह से मैंने इनको कास्ट किया और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, ऐसे यंग एक्टर्स से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मगर इन लोगों ने मतलब रियली दे हैव वर्कड वेरी वेरी वेल विद ईच अदर आल्सो एंड इंडिविजुअली टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भाषा भी सीखूं, मैं ज़बान मेरी तलफ़ुज़ भी ठीक हो, मेरे नुक्ते भी ठीक हों, और बॉडी लैंग्वेज और साइकिल चलाना आसान नहीं है। ये जो 1947 के पहले की साइकिल है, आप अगर इसे चलाएं और पुराने टाइप की साइकिल है, पथरीले रास्तों पे चलाए तो बड़ी मुश्किल है। और मैं बोलता था कि यार तेरे को स्पीड से आना है, ऐसे कर्व करके जाना है, लड़की ने भी चलानी है साइकिल और टकरा के गिर भी जाना है। सो काफ़ी सारे इस तरह के एक्शन थे, चोटें भी आई एक्चुअली। शर्वरी गॉट हर्ट ऑल्सो, फेल डाउन वन टाइम लिटिल बिट, बट दे टुक दैट एंड दे टुक मेनी अदर एफर्ट्स टू मेक द रोल व्हाट इट इज। हैट्स ऑफ टू दीज टू। नहीं मतलब मैं तो आई वाज शॉक्ड कि ये मतलब पिक्चर परफेक्ट लग रहा था कि हाँ ये बंदा जो है ये वहीं का होगा। वेरी गुड यार। अच्छा सर, म्यूजिक, वन थिंग जो मुझे और एक चीज सरप्राइजिंग इसमें लगी, जब हमने फिल्म देखी ना तो हमें लगा यार ये म्यूजिक तो मतलब इतना ऐप्ट है इस चीज के साथ। उसके बाद द सॉन्ग्स आर इन माय प्लेलिस्ट एंड आई एम लिसनिंग टू देम। तो ये म्यूजिक पे भी किस तरीके से आपने काम किया? रहमान साहब ने मतलब कमाल का काम किया है यार। रहमान स्कोर्स ऑल द टाइम। वो तो मेरी पिक्चर के अलावा जो पिक्चर है वो तो उनकी म्यूजिक तो मुझे और भी अच्छी लगती है रहमान सर की। बट इसमें ना हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज हमें लगा, रिसर्च में हमने ये देखा कि यार उस वक्त ना वेस्टर्न म्यूजिक बहुत सुनते थे बंदे पार्टीशन के वक्त, बिकॉज वो लोग, उनके जो टीचर्स वगैरह थे ना स्कूल में, उनकी जो इन्फ्लुएंसेस थे वो सारे वेस्टर्न थे ना, इंग्लिश टीचर्स थे। उनकी अंग्रेजी आप देखो, राज कपूर की अंग्रेजी आप देखो, ऋषि कपूर की अंग्रेजी और रणवीर कपूर की अंग्रेजी, आपको लगेगा कि राज कपूर की अंग्रेजी बेस्ट है, दिलीप कुमार की और देवानंद की अंग्रेजी बहुत अच्छी लगेगी, उसको कोई मिस्टेक नहीं होगा, बिकॉज उनके टीचर्स जो थे ना वो अंग्रेज ही हुआ करते, तो उनकी भाषा बहुत अच्छी होती थी। सिमिलरली वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस बहुत था उस ज़माने में, जो म्यूज़िक फिर हम लोगों ने ली। और मैं बहुत एक्साइटेड था, रहमान सर बहुत एक्साइटेड थे कि ये जो इन्फ्लुएंस है उस वक्त की वेस्टर्न म्यूजिक, जो स्विंग एंड डांस एक स्टाइल था, जो ब्रिटिश स्टाइल था, फिर फ्रैंक सिनाट्रा टाइप की, फ्रैंक सिनाट्रा हैड बिकम अ स्टार बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो, एंड वो वेस्टर्न म्यूजिक और यहाँ का जो देसी फोक है, जो पंजाब का एक हार्ट की जो म्यूजिक है, ये दो म्यूजिक मिलकर के म्यूजिक बन रहे होते थे उस जमाने में यार, जो फिल्मों में हम देखते हैं चिन चिन चू टाइप के गाने। यस यस यस। सो वी थॉट दैट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक म्यूजिक लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली फिल्म के हिसाब से हम बनाते हैं, बट इट इज़ जैसे चमकीला हमने बनाई थी जो कि एक दूसरे तरह की म्यूजिक थी, और ये एक म्यूजिक थी जो विच वॉज अ सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट,
बट वेरी पंजाबी, वेरी नॉर्थ इंडियन। एक गाना जो है ना, हमने जो पार्टीशन के वक्त में जो गाना बजता है उसका नाम दरिया है, अरमान खान ने गाया उसको। उसमें हमने बांग्ला लिरिक्स भी लिखी है, आपने देखा होगा शायद, वो बांग्ला में लिरिक्स होते हैं, हालांकि सीन की जो पिक्चराइजेशन है वो पंजाब दिखा रहा है। वो बस एक एक्नॉलेजमेंट हमने रखना ज़रूरी समझा कि ये जो पंजाब में हो रहा है ना, ये बंगाल में भी हो रहा था, और हमारी फिल्म में इतना स्क्रीन प्ले नहीं है कि हम बंगाल में कोई कुछ कर सके, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि वी नो दैट ये बंगाल में भी हुआ था। सो म्यूज़िक वॉज अ ग्रेट एक्साइटिंग जॉब फॉर अस, ख़ास करके क्या कमाल है गाना, वो नहीं, ये तो मुझे लगता है कि इरशाद और रहमान की तरफ से गिफ्ट मिला है मुझे, ये दो गाने। बिकॉज़ ये गाने ऐसे थे कि इरशाद ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो गाना है ना, ये होना चाहिए पिक्चर के अंदर। उसको बेसिक कहानी मैंने बताई थी, तो मैंने बोला अच्छा क्या कमाल है। अब देखिए वो उसने कहा क्या कमाल है, गाना होना चाहिए रहमान सर ने, और उसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, हमें नहीं पता था कहाँ आएगा। अब आखिर में आता है जो रोलिंग टाइटल्स के साथ, एंड बिलीव मी यार, द मोस्ट ग्रेटिफाइंग थिंग, जब मैं छुप करके भी जा करके किसी थिएटर में देखता हूँ ना, आखिर तक रोलिंग टाइटल के ख़त्म होने तक जनता बैठ के देखती है। और अक्सर लोगों ने कहा है कि यार आपकी ना पूरी फिल्म एक तरफ, ये जो रोलिंग टाइटल वाला गाना है ना, वो एक अलग ही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, एक आपको लगता है जैसे इस तरह की जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं उनका नशा धीरे धीरे चढ़ता है, जैसे अभी यू सेड कि अब मुझे मतलब मैं जा रहा हूँ, मुझे जैसे म्यूजिक के लिए मैंने जी बोला, जी जी मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं इम्तियाज अली की फिल्म देखने गया था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, मेरे लिए वो इम्तियाज अली की फिल्म, बट मैंने जब गाने सुने मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया गाने हैं यार, अभी तक मैंने क्यों नहीं सुने थे। सेम विद द फिल्म। तो आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ यार ये आएगी, फिर इसका वर्ड ऑफ माउथ होगा, ऐसे यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा, कि वर्ड ऑफ माउथ होगा, लोगों को अगर पिक्चर अच्छी लगेगी तो वो धीरे धीरे पिकअप करेगी, और वो वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप करेगी। हालांकि हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारी ओपनिंग बहुत बड़ी हो। प्रेज़ बहुत ज़्यादा था, प्री रिलीज़ भी जिन लोगों ने फिल्म देखी, प्रेज़ बहुत ज़्यादा था, प्रेज़ अभी भी है। जो टिकट का सेल था ना, उसको थोड़ा वक्त लगा, और देखा जाए तो वक्त तो लगता ही है ना, वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड होने में भी तो थोड़ा वक्त लगता है, 2 दिन तो लगते हैं। सो थोड़ा सा फेज लैग रहता है, तो वो हुआ, और हमने चाहा था ना हो, बिकॉज हम चाह रहे थे कि पहले ही ओपनिंग बहुत बड़ी हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है ऐसी फिल्मों में, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग स्टारर, यू नो। मगर थैंक गॉड दैट द ऑडियंस इज कैचिंग अप, और जो यंग ऑडियंस है उसे अच्छी लग रही है फिल्म, तो ये बहुत खुशी की बात है। एक चीज, इस फिल्म के आने के बाद बहुत तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा, आपके हिसाब से एक फिल्म मेकर की जो ब्रांड वैल्यू है वो इस चीज से तय होती है कि बॉक्स ऑफिस पे कितना पैसा कमाया, या इस चीज से तय होती है कि जब वो थिएटर में जाते हैं जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं, और हमारे जैसे नॉट ओनली जर्नलिस्ट, जी जी जी, आम जनता जो जो फिल्मों को पसंद करती है, व्हाट यू फील? नहीं, मुझे लगता है कि जो मार्केट है ना, उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो जो ब्रांड वैल्यू होती है, मेरी क्या ब्रांड वैल्यू है, ये तो मेरी जो भी पिक्चर है वही मेरी ब्रांड वैल्यू है, मगर ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है। मगर मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता कि नहीं यार बॉक्स ऑफिस से मैटर नहीं करता, नहीं मैटर करता है, मगर एक चीज़ होती है ओपनिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ ओपनिंग चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर हम ओपनिंग के लिए ही फिल्में बनाएंगे ना, अगर हमें इतना सेफ होना है कि हम एक पैसे का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर मैं सिर्फ स्टार्स के साथ फिल्म बनाता, फिर मैं स्टार्स की तरह से स्टार्स के साथ फिल्म बनाता, बजट भी बड़ा होता, सब कुछ अच्छा होता, मगर शायद जो फिल्में जिस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बना पाता। बिकॉज कैसे करता, आप बताओ ना, इसमें 25 साल 26 साल से बड़ा एक्टर तो मैं ले नहीं सकता था वेदांग के रोल में, राइट। तो मैं अगर स्टार के पास जाता, स्टार की बेसिक उम्र जो है वो अगर मोर देन 30-40 है, फिर क्या होती फिल्म, वो तो नहीं हो सकती थी ना जो मैं बनाना चाहता था, कि पार्टीशन के वक्त 47 में ये बंदा जो था 18 साल का था, कैसे दिखाऊंगा, अनरियल लगता, फिल्म कॉम्प्रोमाइज हो जाती। तो मैंने सोचा ये नहीं करते हैं, सो डिफिकल्ट रूट है।
डिफिकल्ट रूट है कि आपने फिल्म कर दी है और आप रिस्क आपने लिया है, आप एक्सपोज हो मार्केट में। आज क्या है, आज मैं एक्सपोज हूँ कि हमने एक फिल्म जो बनानी चाहिए थी वो बनाई है और उसको अच्छे से बनाने की कोशिश की है। अब थोड़ा एक्सपोज हूँ, होपफुली अगर जनता आ जाएगी फिल्म में तो हम बच जाएंगे। या बट थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है ना, नो रिस्क नो गेन। आज आपका बर्थडे भी है जी, एंड आई एम लकी टू इंटरव्यू यू ऑन योर बर्थडे इन योर ऑफिस इन योर कैबिन, जो कि बड़ा मुझे, मैं वापस आऊंगा टाइप फील ही दे रहा है ये। मतलब बहुत ही आपने इसको वैसा रखा है। आई मीन एक क्या क्या शब्द आप ही बताइए, क्या शब्द इसके लिए यूज करूं? मतलब जो इसका एस्थेटिक्स हैं बड़े पुअर है, गरीब है। नहीं गरीब नहीं कह सकते, मतलब जो एक बेसिक है, बेसिक और पुराने टाइप का जो होता है कि हाँ मतलब ये चीजें यहाँ ये चीजें रखी हैं। तो इम्तियाज अली अपने बर्थडे पे क्या कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ अब आगे ये करना है या ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ होता है रिफ्लेक्ट बैक? क्या होता है कि मैं रेजोल्यूशन बर्थडे के दिन मैं नहीं, मैं न्यू ईयर के दिन लेता हूँ रेजोल्यूशन। वो हम सब लेते हैं। हाँ वो लेते हैं और मैं लिख भी देता हूँ अपने डायरी में कि क्या करना है क्या करना है। न्यू ईयर अभी देखिए, हो सकता है मैं सोचता हूँ अगर नेचुरली कुछ हो जाए ना कि हाँ ऐसा है, ये मैंने सीखा इस साल और मैं अब से ऐसे करूँगा, तो फिर वो ले लूँगा मैं रेजोल्यूशन। बट फोर्स नहीं करूँगा बर्थडे के दिन, जस्ट बिकॉज इट्स माय बर्थडे मैं कुछ एक चीज़ डिसाइड कर लूँ। इस वक्त बहुत लर्निंग हो रही है मेरी। ये जनता से जो मिलने का टाइम होता है ना पिक्चर बनाने के बाद, ये बहुत लर्निंग का वक्त होता है। मैं एक्चुअली थिएटर इसलिए भी जाता हूँ, मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। और इसी वक्त आप हमसे भी बात करते हैं, इसी वक्त आपको थोड़ा सा पकड़ना भी आसान होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं अभी ये टाइम है तो आई शुड यू नो टॉक टू यू। आई एम वेरी ग्लैड यार, बिकॉज फिल्म के रिलीज के बाद ये अभी तक मैंने कोई वैसे इंटरव्यू किया नहीं है, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी बात करते हुए। एक सर जैसे इसमें आपकी हर फिल्म में किरदार कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, यहाँ पे भी नसीर साहब ढूंढ रहे हैं। अगर मैं पूछूं इम्तियाज अली जिंदगी में क्या ढूंढ रहा है? मैं ना एक्चुअली क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसी कहानी ढूंढ रहा हूँ, ऐसी फिल्म ढूंढ रहा हूँ जो मैं बना सकूँ, जो एक पॉजिटिव, होपफुल, एक्सिलरेशन और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस हो पिक्चर लोगों के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों के लिए और भी एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाऊँ ताकि वो सीखे भी, मूव भी हो, बट एंटरटेन हो। मतलब आई थिंक दैट ये विद्या है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आई एम ट्राइंग टू बी बेटर, ये मैं ढूंढ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर फिल्म मेकर। एक चीज़ जब हम पिछली बार भी मिले थे, मैं जब आपका इंटरव्यू मैंने ख़त्म किया उसके बाद से ये सवाल मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों घूमे जा रहा है। 25-30 बार मेरे दिमाग में ये सवाल चला, मुझे लगा था जब भी आपसे नेक्स्ट मिलूंगा, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मिल जाएंगे, कि इम्तियाज अली से अगर मिलेंगे इम्तियाज अली तो इम्तियाज अली से क्या कहेंगे इम्तियाज अली? मैं कहूँगा कि चाय पीते हैं यार। चलो चाय बनाओ, सुना है चाय बड़ी अच्छी बनाते हो और है भी तुम्हारे पास, तुमने संदूक के अंदर डाल के रखी है, वो वाली पिलाओ जो अच्छी वाली है ना। चलो आज चाय पीते हैं, कोई भी मतलब की बात नहीं करते, कुछ भी समझदारी की बातें नहीं करते हैं। लेट्स जस्ट हैव टी एंड सी व्हाट हैपेंस। ऐसा करते हैं आप? वैसे मौका मिलता है, वक्त मिलता है कि ठीक है, जैसे मैं एक दिलजीत पाजी का भी एक सुन रहा था इंटरव्यू, तो उनसे पूछा कि आप कैसे रिलैक्स करते हो या कुछ, वो कहते कई बार ना मैं कुछ नहीं करता, मैं वेला बैठता हूँ, मुझे वो वेला बैठना भी जरूरी है। सो यू डू दैट? बिल्कुल, मैं एक्चुअली बहुत ऐसा करता हूँ। फ़ोन अक्सर मेरे साथ नहीं होता, कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बिकॉज होता नहीं है मेरे साथ। मैं कभी कभी ना कुछ नहीं करता, अक्सर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ दीवारों को, जो ख्याल आ रहा है नहीं आ रहा तो वो भी कोई बात नहीं। तो ये मैं करता हूँ। आई थिंक आई थोड़ा सा ना जो दिमाग का ओजोन लेयर है ना, वो थोड़ा सा ठीक होता है उससे। मैं लास्ट टाइम जब मिले थे तो आई आस्क्ड यू कि कोई ऐसा डायलॉग जो किसी और का हो और आप चाहते हो, तो आपने ड्राई डे वाला डायलॉग बताया था, इफ यू रिमेम्बर। आई मेट राजू हिरानी यस्टरडे, मैंने उन्हें बताई ये बात। मैंने कहा सर वो उनसे मिला और उन्होंने जो है ये बोली, तो ही वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा, अरे
तो मैं, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं मैं मुन्ना भाई तीसरी वाली यार जरूर बनाऊंगा, मैं कैमरे पे कहता हूँ। मैंने कहा सर सब पूछ रहे हैं आप कब बनाओगे। जी जी जी, इवन उन्होंने इवन मुझसे भी डिस्कस की है कहानी, कुछ कुछ ऐसे स्टोरी हाँ, लाइंस मुझे। तो ही सेड कि मैं बनाऊंगा। लास्टली सर, अब नेक्स्ट इम्तियाज अली थिएटर में कब आएंगे? होपफुली जल्दी आएंगे सर। एंड मैं कहानी थोड़ा सोच रहा हूँ, उसमें कुछ एडवेंचर और कलर मुझे दिख रहे हैं, और मैं अभी उसको सीमित नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसको और भी खोलूँ और एंजॉय करूँ पहले खुद, उसके बाद लिख करके बनाऊँ। Great. Thank you so much, sir. Thank you, And sir. wish you a very happy birthday once again. And thank you for Thank the you, brother. cinema you make. थैंक यू। मतलब वो रहता है हमारे साथ। मतलब आई you. थिंक ये वाली फिल्म भी जो हमने देखी तो है, साथ में है और ये चल रही है। और आई थिंक ऐसा सिनेमा कम बनता है, पहले बना करता था, बट आज जब हम इस तरह का सिनेमा देखते हैं तो थोड़ा सा एक कंटेंट फील करते हो आप। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम फिल्में देखते हैं, आते हैं और भूल जाते हैं। वी डोंट इवन रिमेंबर, अगले दिन हमको नहीं पता होता इसकी का। अभी आज हमने इस फिल्म के बारे में इतनी सारी बातें करी, सीन्स के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं सिनेमा रह जाता है आपके साथ। सिनेमा इज परमानेंट, लाइफ इज इम्परमानेंट। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। मैं ये भी कहना चाहूँगा sir. कि जो जिन लोगों को फिल्म पसंद आ रही है ना, उनको ये समझ जाना चाहिए कि भाई आप ही हमारी पब्लिसिटी हो। Yes. आप जाओ, आपको पसंद आई, जो भी आपको लगा आप दूसरों को भी कहो। इसी तरह से हमारी फिल्म बढ़ सकती है, और अगर अच्छी लग रही है और डिजर्व करती है तो प्लीज़ दूसरों से बताना ये बात। एब्सोल्युटली गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत शिकायत करते रहते हैं कि यार अच्छी फिल्में बनती क्यों नहीं है। जब बनती है तो प्लीज गो एंड वॉच। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई मतलब आप लोग खराब फिल्मों की ट्रोलिंग में बहुत बिजी रहते हो, तो एटलीस्ट अच्छी फिल्म बनी है तो उसको जाओ देखो। डोंट वेट फॉर इट टू कम ऑन ओटीटी, बिकॉज जो थिएटर वाला एक्सपीरियंस है ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्में जिन लोगों ने देखी हुई है ना, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस बात को। ये सिनेमैटिक है, यस एब्सोल्युटली बड़े पर्दे के लिए है। अगर आप बड़े पर्दे पर देखोगे तो बेटर है। एज अ डायरेक्टर आई विल ऑलवेज वांट दैट। एनीवे, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम। मॉनसून आने वाला है, एंजॉय द मॉनसून आल्सो। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।